नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज हम कुछ लीगल वर्ड्स को लेके आए हैं जिनका अर्थ जानना हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। कुछ कमेंट भी ऐसे ही थे कि साहब इस शब्द का अर्थ क्या होता है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सोचा क्यों न एक सेपरेटली वीडियो बनाऊं कुछ शब्दों का अर्थ बताते हुए। तो ये पहला वीडियो है। लगभग मुझे ज़रूरत है आपको अगर कुछ शब्दों में लीगल वर्ड्स आपको जो मेन लीगल वर्ड्स भी अगर बताना चाहूँगा तो लगभग 5 से लेके 7-8 वीडियो बनेंगे इस पे। तो ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इश्यूज़ क्या होता है। तनकी इश्यूज़ को इंग्लिश जो इश्यूज़ है उसको इंग्लिश शब्द है इश्यूज़, उसे हिंदी में तनकी कहते हैं। ये क्या है। वादी प्रतिवादी क्या है, यानी वादी मतलब बाद में बताऊंगा। प्रार्थी अप्रार्थी। तकाशमा क्या होता है, उर्दू शब्द है लेकिन लीगल में यूज़ होता है। लीगल वर्ड्स मान के चलो आप इसे। क्या है ये। इजराय क्या है। डिग्रीदार और मध्यम क्या है, क्या अंतर है इनके बीच में। परिवादी और मुलजिम शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो भी बताऊंगा। दावा और परिवाद में क्या अंतर है। क्रॉस केस क्या होता है। व्यादेश क्या होता है। एफआईआर का भी क्या फुल नाम है, इसका फुल इसकी फुल जो डेफिनेशंस वो क्या हैं, क्या कहती है एफआईआर। समन क्या होते हैं। वाद कारण क्या होता है। और कई बार आपको सुनने को मिलता है कि कानून का निर्वचन, तो निर्वचन क्या होता है। और आहत व्यक्ति कौन होता है। पीड़ित व्यक्ति कौन है, आहत कौन है, विक्टिम कौन है। क्या तीनों एक ही शब्द हैं, जानेंगे इस वीडियो में। ट्रायल क्या होती है, कैसे चलती है। तो आज तो ट्रायल के बारे में जानेंगे क्या होती है। तो ये लीगल शब्द है, इनके बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन मैं आप इन सभी जो शब्द हैं इन पे चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर लूँ कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। तो अब आप हैं मेरे यानी एडवोकेट मुकेश बगड़िया के साथ, और आज हम कुछ शब्दों को जानने वाले हैं जो कि लॉ शब्द हैं, लीगल वर्ड्स हैं, जो कि अक्सर कानून के विद्यार्थी, एडवोकेट यानी वकील और ऐसे कोई व्यक्ति जिन्हें कोई कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है, कानूनी कार्यों को करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो ऐसी दशा में उनके लिए ये शब्द जानना बहुत आवश्यक है। पहला शब्द है वादी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेंटिफ। दूसरा शब्द है प्रतिवादी, जिसे इंग्लिश में डिफेंडेंट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कोर्ट के समक्ष वाद पत्र पेश करता है सिविल मामले में तो उसे वादी कहा जाता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, वादी कहते हैं, प्लेंटिफ कहते हैं। जिस व्यक्ति के विरुद्ध पेश किया जाता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं यानी प्रतिवादी कहते हैं। और जब सिविल मामले में एक शब्द और कहा कि मैंने दावा, जब भी कोर्ट के समक्ष मैंने कहा कि सिविल मामलों में कोई व्यक्ति वाद पत्र पेश करता है वही दावा है। वाद पत्र को आप दावा कहेंगे, शूट कहेंगे। सिविल मामलों में, रेवेन्यू मामलों में क्या कहते हैं, कोई चीज आप पेश करते हैं किसी प्रकार की रेमेडी के लिए तो उसे दावा कहते हैं, वाद पत्र कहते हैं, शूट कहते हैं इंग्लिश में। वाद और परिवाद, जो दावा है, दावा और परिवाद में क्या अंतर है, कुछ शब्द है लिखे हैं नीचे, देखने पड़ेंगे मुझे भी। तो जो दावा और परिवाद, इनमें क्या अंतर है, इसके साथ ये भी जानना जरूरी है। दावा हमेशा जो सिविल सूट होते हैं उनमें आता है, सिविल सूट, रेवेन्यू सूट, उनमें जब कोई व्यक्ति रेमेडी चाहता है कोर्ट से तो वो दावा, उसे दावा कहते हैं। वहीं अगर कोई क्रिमिनल मामला है उसमें कोई रेमेडी चाहता है तो उसे परिवाद कहते हैं, कंप्लेंट, परिवाद। अब अपने पास शब्द हैं प्रार्थी और अप्रार्थी। जब भी कोर्ट के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र पेश होता है तो उसमें जो पेश करने वाला व्यक्ति होता है उसे प्रार्थी कहा जाता है। जिसके विरुद्ध पेश किया जाता है उसे अप्रार्थी कहा जाता है। जो पेश कर रहा है वो कौन है, प्रार्थी है। जिसके विरुद्ध पेश किया जा रहा है वो कौन है, अप्रार्थी है। अब बात आती है तनकी यानी इश्यूज, इंग्लिश में कहा जाता है। लॉ स्टूडेंट है तो आपको याद आता होगा सीपीसी का ऑर्डर कौन सा,
14 विवादक तथ्यों का स्त्रीकरण, इश्यूज फ्रेमिंग की बात की जाती है 14 में। देखिए, जब कोई वादपत्र कोर्ट के समक्ष वादी के द्वारा पेश किया जाता है, यानी प्लेंटिफ के द्वारा, जब उस पर जो पेश किया जाता है समन इश्यू हो जाते हैं। समन क्या है ये भी जानेंगे, जान ही लेते हैं क्योंकि लिखा है हमने शब्द की, समन के बारे में भी जानेंगे। समन ये है जब वादी कोई वादपत्र कोर्ट के समक्ष पेश करता है, प्लेंटिफ कोई शूट कोर्ट के समक्ष पेश करता है, इंग्लिश में कहें तो जब वह पेश करता है जिसके विरुद्ध पेश किया जाता है उस व्यक्ति को कोर्ट में कैसे बुलाएं। तो एक कागज होता है जिस पे उसका नाम लिखा होता है और उसे ये बताया जाता है कि इस न्यायालय में आपके विरुद्ध एक मामला संस्थित किया गया है, आप कोर्ट में इतनी इतनी तारीख को हाजिर हो जाए, इतनी तारीख को मामला ये इशू हुआ है समन, ये सारी डेट उसमें लिखी होती है, नीचे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उसके मोहर वगैरह साइन वगैरह होते हैं, फिर उसे भेज दिया जाता है। यानी कि एक बुलावा पत्र है। समन क्या है? एक बुलावा पत्र है। कई लोग घबरा जाते हैं इसको देख के, तो ये तो कोर्ट का एक बुलावा पत्र है। नहीं जाएंगे तो क्या होगा, इस वीडियो में नहीं जानेंगे। अक्सर कमेंट आते हैं, ये जानेंगे इस बारे में भी, और मैंने कई वीडियो भी बनाए इस बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि तनकी क्या है। तो जब कोई वादी है यानी प्लेंटिफ है, उसने एक शूट फाइल किया यानी दावा फाइल किया, और दावा फाइल करने के बाद में समन इशू हुए। समन इशू होने के बाद जो डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी यानी जिसके विरुद्ध वादी ने दावा पेश किया, शूट फाइल किया, वह व्यक्ति कोर्ट में हाजिर होता है, उपस्थित होता है, चाहे अपने वकील के माध्यम से हो या स्वयं हो। उपस्थित होने के बाद में उसके विरुद्ध जो भी दावा सूट है वो फाइल किया गया है, पेश किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, उसका जवाब फाइल करता है, रिटन स्टेटमेंट, लिखित जवाब देता है। उसका जवाब देने के बाद में कोर्ट वादपत्र को यानी जो दावा था उसको और उसके जवाब को पढ़ता है। पढ़ने के बाद कोर्ट कुछ चीज़ें तय करता है कि वादी क्या चाहता है, प्रतिवादी क्या करना चाह रहा है। इन दोनों चीज़ों का तालमेल बिठाते हुए कुछ पॉइंट निर्धारित करता है, यानी इश्यूज फ्रेम करता है, विवादक तथ्य तय करता है कि दोनों पक्षकारों के बीच में आखिर विवाद किस बात का है। वादी कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये अधिकार चाहिए, प्रतिवादी उन्हें डिनाइल भी करता होगा, मना भी करता होगा उनसे, या कुछ चीज़ों की हाँ भी बन रहा है। तो इस सारी चीज़ों को कोर्ट देखता है और कोर्ट एक्चुअली ये चाहता है कि ये वादी कोर्ट में क्यों आया है, क्या उस चीज़ पे उसका हक अधिकार है जिस चीज़ की वादी मांग कर रहा है। वह प्रॉपर्टी है किसी भी प्रकार की, जंगम या अचल चल किसी प्रकार की भी है, तो वो किसके पास है। इन सारे सवालों के जवाब कोर्ट चाहता है। तो ऐसे कोर्ट क्या करता है, इश्यूज फ्रेम करता है कि जो वादपत्र पेश किया है वादी क्या चाहता है। तो वादी की तरफ से इश्यूज हुआ, प्रतिवादी क्या जवाब दे रहा है, वह प्रॉपर्टी के संबंध में है तो प्रॉपर्टी किसके कब्जे में है, क्या वादी को अधिकार है। तो इन सारी चीज़ों को कोर्ट जब तय करता है, पहले तो लिख लेता है कोर्ट कि हाँ ये इश्यूज है, इन पे मुझे आगे कार्रवाई करनी है। तो इश्यूज के ऊपर ही पूरा मामला निर्धारित रहता है, बाद में उन्हीं के आधार पर उसमें जजमेंट होता है। तो इश्यूज क्या है, कोर्ट के द्वारा तय किए गए कुछ बिंदु, कुछ मानक, जिनको कोर्ट बाद में जब मामले को डिसाइड करता है उस समय देखता है, निर्धारित करता है, और संपूर्ण मामला उन्हीं के आधार पर चलता है, जिन्हें वादी प्रतिवादियों को साबित करना होता है, वो इश्यूज होते हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं तकाशमा क्या है। उर्दू का शब्द है, जब किसी प्रॉपर्टी में सह खातेदार होते हैं या सह मालिक होते हैं, तो उनमें जो पार्टीशन के लिए जाते हो, विभाजन के लिए, उसे तकाशमा कहते हैं। उर्दू में रेवेन्यू के मामलों में काम आता है ये। उसके बाद बात आती है डिग्रीदार और मध्यम। जिसके पक्ष में डिग्री कोर्ट ने दे दी वो डिग्रीदार है। मध्यम कौन है, जिसके खिलाफ कोर्ट ने डिग्री पारित की है, कोर्ट में हाजिर होता है बाद में वो, जब इजरा जाती है। इजरा क्या है, इजराय, जब कोई डिग्री कोर्ट से पास हो जाती है, पारित हो जाती है, तो उसको धरातल पे कैसे रूप दिया जाए उस डिग्री के अनुरूप। तो जब कोर्ट के समक्ष डिग्री पारित हुई कोर्ट, तो उसके बाद एक इजराय लगती है कोर्ट में कि साहब ऐसी ऐसी एक डिग्री पारित हुई कि इस कोर्ट ने दी है या आपके ही कोर्ट ने दी है, उसे आप एग्जीक्यूशन करवाए उसका, उस हिसाब से जैसे आपने डिग्री दी है वैसे मुझे कोई प्रॉपर्टी दिलाए, कोई हक दिलाए, कोई अधिकार दिलवाए जो डिग्री में मुझे दिया गया है। तो वो उसके लिए जो प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश करते हो आप, उसे इजराय कहते हैं। उसके बाद आता है वाद कारण, इंग्लिश में कहते हैं कोज ऑफ एक्शन। ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, कोर्ट में जाता है ए, क्या कह के कि साहब बी ने मेरे साथ ऐसा किया या वैसा किया,
उसकी वजह से मैं कोर्ट में आया। तो वाद कारण वो होता है जिस कारण से व्यक्ति कोर्ट में जाता है। क्या ऐसा कारण उत्पन्न हुआ दोनों के बीच में, क्या ऐसी परिस्थितियां आई जिसके कारण उसे परिवाद वाद पत्र पेश करना पड़ा कोर्ट के समक्ष, तो वो वाद कारण होता है। कोज ऑफ एक्शंस, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, या कोई गलत एंट्रीज हो गई, दुरुस्ती का दावा हो, या कोई अधिकार विशेष प्रभावित हो रहे हो, ये होते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस केस। ए ने बी के चांटा मारा, ए ने बी के मारा, बी चला जाता है थाने में, एफआईआर दर्ज करा देता है। उसी मामले में ए जाता है थाने में और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता है। यानी एक ही मामले में विवादक तथ्य सब कुछ सेम है, उसके पॉइंट जो विवाद है वो सेम है कि साहब इसने मेरे मारा, उसने मेरे मारा, सेम टाइम की घटना को बताते हुए चले जाते, एक ही घटना होती है, आपस में एक दूसरे के केस कर देते हैं, उसे क्रॉस केस कहा जाता है। एफआईआर, फर्स्ट, एफ का मतलब फर्स्ट, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, आर का मतलब रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का मतलब ये होता है। शमन के बारे में हमने जान ही लिया। अब बात करते हैं निर्वचन। लीगल वर्ड है, इसे व्याख्या कहते हैं, यानी इंटरप्रिटेशन। निर्वचन को क्या कहते हैं? हिंदी में व्याख्या करना। इंटरप्रिटेशन इंग्लिश का शब्द है। जब कोई शब्द होता है जिसको समझा नहीं पाया जाता है, कुछ सब डिफिकल्ट कोई शब्द होता है, तो उसकी व्याख्या करें तो उसे क्या कहते हैं? उसके अर्थ को समझाना, इंटरप्रिटेशन करना कहा जाता है। ये कोर्ट में आप वकीलों से सुनते होंगे, अगर आपका काम पड़ता होगा कोर्ट से। फिर आता है अपने समक्ष विक्टिम, पीड़ित, आहत, तीनों एक ही शब्द है। पीड़ित यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? विक्टिम। आहत व्यक्ति यानी जिस किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित हुए हैं, जिस किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई है, वह कौन कहलाता है? विक्टिम कहलाता है, आहत व्यक्ति कहलाता है। ए नाम का व्यक्ति है, उसके चांटा मारा किसी व्यक्ति ने, तो ए क्या है यहाँ पे? आहत व्यक्ति है। अब इस विक्टिम की परिभाषा कोई छोट नहीं है, छोटी सी नहीं है कि वही व्यक्ति इसमें गवाह हो रहा हो। कल को उसका ए नाम का जो व्यक्ति है, उसके किसी ने चांटा मारा था, उसके फैमिली गार्जियन भी जा सकते हैं कोर्ट में कि साहब मैं आहत हूँ, उस व्यक्ति ने मेरे बेटे के चांटा मारा, मेरे भाई के चांटा मारा। तो आहत की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी विस्तृत है। यहाँ डेफिनेशन तो हम जानेंगे नहीं, एक शब्दों का अर्थ समझाना उद्देश्य है। फिर एक शब्द आता है अपने पास, व्यादेश। कई बार स्टे शब्द का आपने नाम सुना होगा, इंजंक्शन, स्टे, व्यादेश एक ही शब्द है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई रोक लगाना, किसी व्यक्ति को रोक देना कोई कार्य करने विशेष से, या कोई कार्य नहीं करने से। कोई एक्ट या ओमिशन दोनों चीजें आती हो। एक्ट का मतलब कार्य और ओमिशन का मतलब रोक, यानी या तो आप ये काम नहीं करेंगे, उसको रोक दिया, और या फिर ये काम आप करेंगे, ये चीजें होती। तो व्यादेश का मतलब होता है स्टे, यानी रोक लगाना किसी चीज के ऊपर। तो आज हमने कुछ वर्ड हैं, जैसे तनकी के बारे में जाना, तकास्म के बारे में जाना, वादी प्रतिवादी के बारे में जाना, प्रार्थी अपरार्थी के बारे में जाना, परिवादी मुलजिम, ये शब्द बचा। परिवादी कौन होता है? जो कंप्लेन फाइल करता है क्रिमिनल मामलों में। मुलजिम कौन होता है? जिसके विरुद्ध किया जाता है, जो अभियुक्त है, जिसने किसी घटना को अंजाम दिया है, दोषी है वो किसी घटना का, जिसके साथ घटना हुई या आहत व्यक्ति है वो परिवादी है। पीड़ित व्यक्ति कौन है? परिवादी है। फिर एक शब्द और शायद मेरे ख्याल से, हाँ, दावा और परिवाद में क्या अंतर है वो मैंने पहले बता ही दिया था। फिर उसके बाद में इजराय जाना, डिग्रीदार मर्द्युम के बारे में जान लिया, क्रॉस केस हो गया, व्यादेश हो गया, एफआईआर हो गई, कॉज ऑफ एक्शन यानी वाद कारण हो गया, समन हो गया, निर्वचन हो ही गया, विक्टिम हो गया। एक शब्द और बच जाता है, ट्रायल, विचारण। जब कोर्ट के समक्ष कोई मामला चला जाता है तो उसमें जो कोर्ट सुनवाई की प्रक्रिया को अपनाता है उसे कहा जाता है विचारण। तो आज इस प्रकार जो भी मैंने शब्द बताए उन शब्दों के बारे में हमने जान लिया है, और उम्मीद भी करता हूं कि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप में ये महसूस करेंगे कि हाँ, ये कुछ शब्द थे जो आज से पहले नहीं पता थे, लेकिन आज हमें इनका विस्तृत रूप से अर्थ पता है, और ये आपके भविष्य में काम भी आएंगे। और आप भी देखिए, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी भी हो जाती है, क्योंकि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सीख पाएँ।
और आप भी चाहते हैं कि किसी मैं विषय पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिए। निश्चित तौर पर मुझे लगेगा कि हाँ, इस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बनाऊंगा। धन्यवाद।